हुए? क्या असल वजह आपको इसके पीछे की लगती है? और विपक्ष एक मुद्दा इसमें क्यों तलाश रहा है, जबकि देखिए स्वास्थ्य का हवाला पहले इस्तीफे में दे दिया गया है? देखिए मैम, दो चीजें हैं। धनखड़ जी या बीजेपी में कोई और इस्तीफा दे या ज्वाइन करे, वो बीजेपी की सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके पीछे रीजन है, हर लेवल पे लगभग सभी स्टेट में बीजेपी और पार्टी के तौर पे देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग है, 360 डिग्री। अब दिमागी चकल्लस करने के लिए मैं भी कल परसों से डिबेट देख रहा हूँ, कोई कांग्रेस का एंगल, कोई उसका एंगल। भाई इन सब चीजों को निकालने से अगर आप दिमागी चकल्लस करते हैं तो अपोजिशन के किसी भी नेता, पार्टी या किसी भी पत्रकार को कोई फायदा तो होना नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे पता है बीजेपी में जबरदस्ती या फोर्सफुली, जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि धनखड़ जी के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रेशर था बीजेपी की तरफ से या कुछ ऐसा था, ये कल्चर वहां पे नहीं है। उसके पीछे कारण है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे कि लोग, अब आप ये देखिए बीजेपी के अंदर भी इतनी लिबर्टी है कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं पार्टी को या अपनी आईडी। नितिन गडकरी जी इसके उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है, विशाल हृदय है, राजनीति में आना जाना लगा रहता है। धनखड़ जी की काफी उम्र हो चुकी थी, उनके जो है अगर आप देखेंगे चलने फिरने से भी पता, और उन्होंने कारण भी ये दिया है राइटिंग में, जो रीजन है ना कि हेल्थ के बेसिस पे जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि अब उसमें ज्यादा किसी कांग्रेस कुछ बोले, बीजेपी कुछ बोले, पत्रकार कुछ और बोले, तो ज्यादा दिमागी चकल्लस करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। टीआरपी जरूर मिल जाएगी और आपका नाम जरूर बदनाम हो जाएगा, आप हवा में यूं ही गेंद उछालते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि इसको एक स्वतः स्फूर्त इस्तीफा माना जाना चाहिए, रेदर देन कि इसमें कोई बैकडोर, कोई पॉलिटिक्स है या कोई प्रेशर था। जी बिल्कुल। और देखिए अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी शांत प्रकाश जी। मोदी ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है बहुत सिंपल सा है, बस एक शुभकामनाएं दे दी, जबकि ऐसा देखिए पहले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं नजर आता है। वेंकैया नायडू जब गए थे, देखिए उनके मामले में स्पीच जब प्रधानमंत्री मोदी ने दी तो उसके बाद नायडू के आंसू निकल गए थे। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद पर जब स्पीच दी प्रधानमंत्री मोदी ने तो गुलाम नबी आजाद जो है वो रो पड़े थे। लेकिन इनके मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना फेयरवेल दी गई, ना कोई चर्चा हुई। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय धनखड़ जी ने जिस तरीके से कल इस्तीफा दिया है परसों, तो सही मायने में ये एक तरीके से अकस्मात है, इसकी कोई कल्पना नहीं थी। स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने अपने आप को जो है असहज महसूस किया, प्रेशर रहता है। देखिए आप देखो ना कि कितना जो सभापति जब सामने विपक्ष और दोनों के बीच में तो एक प्रेशर रहता है, और उस चीज को उन्होंने महसूस किया कि इससे बेहतर है कि कुछ परेशानी हो, इस्तीफा दे दिया जाए, और उन्होंने वही हवाला दिया। और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्स पर जो लिखा है, तो वो भी इस चीज को, इसकी कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का कुछ होगा। इस कारण से वो भाव जो आपने कहा ना कि पहले जो सेवानिवृत्त हुए उपराष्ट्रपति, तो वो भाव इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि ये अकस्मात हुआ जिसकी किसी प्रकार से कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। धनखड़ जी को बहुत मेहनत करके, इन्होंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत को परिणाम देने का काम मोदी जी ने किया, और वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। अचानक उनका स्वास्थ्य के कारण से जाना, वो अपने आप में जो है उनके ट्विटर के जो भाव से वो समझ आता है। और मैं मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो इनका इस्तीफा है, इसको किसी भी सूरत में किसी एंगल से जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। कहीं किसी प्रकार का किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला, और ना ही किसी प्रकार का पार्टी को कोई नुकसान होने वाला। बहुत पार्टी का जो हमारा विस्तार है और बहुत बढ़िया, सबको आजादी है इसमें। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो पार्टी डैमेज हो जाएगी या ऊपर के अधिकारी जो है उसके खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आजादी है और तमाम मौकों पर जो है हमारे
जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने नसीहत के रूप में कई बातें कही भी हैं, और उसको ध्यान में रख करके जो भी जिनसे संबंधित विषय रहे उन्होंने ख्याल भी रखा है। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें हमारी पार्टी में इस प्रकार का कहीं भी कोई दबाव नहीं है। इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विपक्ष को सियासत करनी चाहिए, उसको कुछ मिलेगा नहीं। और सही मायने में कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है उसको तो जहां मुद्दा नहीं है वहां पर मुद्दे बनाने की कोशिश करना, उस पर बेफजूल की बातें करना, ये तो उनके फितरत है, शुरू से ही देखा आपने। कुछ नहीं है तो झूठ बोल करके झूठे नैरेटिव करना शुरू करते, उसी के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। विपक्ष का भी तो, उसके पास भी तो मुद्दे नहीं है, तो उन्हें भी तो कुछ चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, सियासत की आपने बात की और सियासत पर ही एक सवाल है। एके जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें। क्या विपक्ष के हाथों धनखड़ खेल रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरीके का बहुत सारे एनालिस्ट या पत्रकार हैं। मैं ये बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में धनखड़ जी से जो है विपक्ष कोई फायदा उठा पाया हो। इस्तीफा देने की अगर बात है तो अब एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें। राहुल गांधी ने 6 महीने कैंपेन चलाया था कि भाई कांग्रेस में बहुत सारे जासूस भरे पड़े हैं, अंदर बाहर हर जगह की सफाई करेंगे। क्या हुआ? कोई भी सफाई नहीं हुई। मेरे ख्याल से शायद किसी को उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया। उनके पोस्चर ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे के पूरे कांग्रेस को जो है वो साफ कर देंगे, उनकी नजर में सारे लोग हैं। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ठीक है, एनालिसिस करने के लिए मन है, मन के ऊपर किसी का वश नहीं है, और टीआरपी वगैरह जो लेना हो आप 50 तरीके की स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन फैक्चुअल देखा जाए, किसी एक्ट से अगर किसी को बेनिफिट या लॉस हो तो उस पर फिर कारण ढूंढा जाना चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे बेनिफिट और लॉस जुड़ा हुआ है। मुझे धनखड़ जी के इस्तीफे में ये बड़ा नेचुरल लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष किसी भी तरीके से इसको इनकैश कर पाएगा या बीजेपी को कोई लॉस होगा। अगर एक पॉइंट भी कोई मुझे लॉस या बेनिफिट या नुकसान बता दे तो फिर उसके ऊपर जो है वहां पे एक बहुत लेंस लेकर के जो है ब्योमकेश बक्सी की तरह या जेम्स बॉन्ड की तरह जो है सूत्रों को वहां पे ढूंढा जाए कि भाई इसके पीछे क्या रीजन थे। ना किसी को कोई फायदा हो रहा है, ना किसी को कोई लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ये माना जाना चाहिए कि राइटिंग में जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, जो कारण बताया गया है, उसी को जो है प्रबुद्ध पत्रकार समाज को भी उसी को मानना चाहिए। हाँ, अगर बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए, लाइव होने के लिए आपको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बिहार इलेक्शन है, दुनिया भर में इतनी चीजें हैं, तो आप इसी चीज को एक हफ्ते तक तूल देते रहिए। इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, पक्ष या विपक्ष को भी न कोई फायदा। मैं बोल रहा हूँ 1 महीने तक आप इसी न्यूज को चलाइए। तो अगर विपक्ष चलाता है, क्या बीजेपी के खिलाफ कोई ब्रांडिंग कर लेगी? क्या कोई इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि वो फायदा मिल जाएगा? वो नहीं होगा। मैंने शुरू में ही बोला था, देखिए सारी पार्टियों को शुभकामनाएं, लेकिन इसमें तो कंपैरेटिव वे में देखा जाए, इन कंपैरिजन ऑफ अदर पार्टी, संगठनात्मक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी वगैरह जो होती है, बीजेपी काफी स्ट्रांग है। उसके पास टैलेंट की भी कमी नहीं है। स्वेच्छा लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है। देखिए, आपने कहा कि और भी मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा ये उठ क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है ना सर। पहले दिन अध्यक्षता करते हैं, उसके बाद शाम तक मीटिंग्स होती हैं, अगली मीटिंग की भी तैयारी होती है, लेकिन रात में एकाएक वो इस्तीफा दे देते हैं, दूसरे दिन मंजूर हो जाता है। एक ट्वीट आता है पीएम मोदी का जिसमें फॉर्मेलिटी के तौर पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हो गया, बस इतना ही था। तो इसके जरिए सवाल तो उठेंगे। मुद्दा देखिए, ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर, सवाल मेरा आपसे यही है कि देखिए, आप ही वो लोग हैं जिन्होंने एक टैग जो है वो उपराष्ट्रपति को दिया है। पहले उपराष्ट्रपति आपने उनको बना दिया है जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया, जिनकी मिमिक्री तक की गई, जिनके खिलाफ प्रदर्शन तक किया गया। अब इतना प्रेम जाग रहा है, क्यों? देखिए भारती जी, प्रेम की बात नहीं है। उपराष्ट्रपति के पद जो है दूसरा संवैधानिक पद हमारे देश में होता है। ठीक है, उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में
भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में सालों तक राज्यसभा को चलाया, इसमें दो राय नहीं है। विपक्षी दल के नेताओं को बोलने से रोकना, सरकार का जो जवाब देना चाहिए मंत्रियों की तरफ से वो खुद जवाब देते रहे। लेकिन जिस परिस्थिति में उस दिन देखिए 10 जुलाई को उन्होंने कहा हमारी स्वास्थ्य ठीक है, 2027 तक हम कहीं जाने वाले नहीं है। उस दिन राज्यसभा का संचालन भी बढ़िया ढंग से किया उन्होंने। अब ये बात 2-3 बिंदुओं पर आती है कि उन्होंने एकाएक इस्तीफा क्यों दिया। देखिए उस दिन की बात ले लीजिए, उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर प्रश्न पूछने और उस पर चर्चा कराने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार पूरा कराएगी और हम कराएंगे उस पर। क्या इस बात से सरकार नाराज हो गई? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की एक कमजोर नस है, जिसको वो दबने पर वो परेशान हो जाते हैं। दूसरा बिंदु ये होता है कि जो हमारे एक चीफ जस्टिस हैं यशवंत वर्मा जी, जिनके यहाँ करोड़ों रुपए जले हुए मिले, उस पर कहा जा रहा है कि ये हमारे जगदीप धनखड़ जी बहुत उत्साहित थे कि उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो और वो पास हो। क्या इनका था मामला? क्या दूसरी बात की सरकार का कोई कमजोर नस दबा था? वो पैसा कहां से आया? क्या सरकार को ये लग रहा है कि कहीं जज साहब ये न बता दें कि ये किसका पैसा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ पैसा मिलने का मतलब ये नहीं है कि हमारा पैसा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी जो है माना है। ये दूसरा बिंदु हो सकता है। तीसरा बात ये हो सकता है कि जो हमारे सदन के नेता हैं राज्यसभा के जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के ये प्रश्न जो है उसमें नहीं जा रहा है, ये नथिंग करते रहे। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जगदीप धनखड़ ने अगर इस्तीफा दिया है तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और ये बोलते हैं कि ये तो उनका मामला है, उनका आपसी मामला है, वो सिमटेंगे। उसके बाद जयराम रमेश का ट्वीट आता है और वो कहते हैं नहीं, एक बार फिर से विचार करना चाहिए। उसके बाद ये भी सुनने को आता है कि बड़ा मुद्दा इसको बनाएंगे। क्यों नहीं? देखिए भारती जी, आपके जो एजेंडे हैं, आपकी जो बातें, क्या आप खुद से नहीं रख पा रहे हैं कि आपको एक सहारे की जरूरत वहां पर पड़ रही है? नहीं, वो हमारे सहारा क्या बनेंगे भाई? हमारा सहारा तो संविधान है। हमारे नेताओं संविधान पे चलने वाले हैं लोग। क्या ये संविधान के तहत चल रहे हैं ये लोग? क्या बात हुई कि उनको एक इस्तीफा देना पड़ा? क्या उन पर दबाव पड़ा कि क्यों ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा कराने की बात? एक छोटा सा सवाल, देखिए लोकसभा में नोटिस जो है भारती जी, हो सकता है जेपी नड्डा ने जो उनके अधिकार में अतिक्रमण किया उस समय इनका ईगो जाग गया हो। हालांकि इतने दिन तक ईगो नहीं जागा, झुकते रहे मोदी जी के सामने, कैसे कैसे झुक कर नमस्ते करते रहे। उनके झुकने में कहाँ कमी हो गई? झुकाने वाला कहाँ उनसे रुष्ट हो गया? अच्छा ठीक है, ये बात भी उठती है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, इसका भी जवाब दीजिएगा। जनता जानना चाहती है। अच्छा जस्टिस वर्मा के खिलाफ जब लोकसभा में नोटिस, ठीक है, जस्टिस वर्मा को लेकर जब लोकसभा में नोटिस आ चुका था तो राज्यसभा में उसे लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, राज्यसभा में पहले पास कराना चाहते थे, क्योंकि राज्यसभा में जो है नेक टू नेक का मामला है। वो सोचे राज्यसभा में पास हो जाएगा तो लोकसभा में फिर देखा जाएगा। उसमें अगर सरकार पार्टी के लोग नहीं पास करते हैं तो जनता में गलत मैसेज जाएगा। अब लोकसभा में भले ही भारतीय जनता पार्टी पास करा दे, उनके मन में हो जो भी बात हो, लेकिन वो जो आगे चल रहे थे धनखड़ जी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो केवल जो है तोते के रूप में वहां बैठाए हुए थे कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहे वही वो बोले। जगदीप धनखड़ जी वो जो है उपराष्ट्रपति पद को जिस तरह से उन्होंने गरिमा विहीन किया है, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये जो एकाएक हो गया, जो सदन चल रहा था, या सदन के पहले ही वो इस्तीफा दे देते अगर उनका समझ खराब था तो? क्या मामला आया, क्या नहीं आया? जो हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक पदों के महत्व को कम
करके देखता है। ये हमारा कहने का मतलब, ये हम लोगों का मामला है, ठीक है, मानना है। ठीक है। शांत प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। कुछ दबाव का पता होना आप ही का सवाल लेके जा रहे हैं शांत प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए, भारत में एक प्रोटोकॉल होता है जो हम देखते हैं 1 2 3 वाला, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। लेकिन हम जो वाकई में देखते हैं वो 3-1-2 वाला होता है, पहले प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। लेकिन जगदीप धनखड़ 1 2 3 वाला ही चाहते थे, 1 2 3 की तौर पर ही खुद को देखते थे। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, मैं तो जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से ये मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से उठा रहे हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ट्रंप का कुछ वक्तव्य सुन लिया, उसके बाद उत्पात मचाना या शुरू कर देते थे। कहीं भी कोई सच्चाइयां नहीं, सिर्फ जो है नैरेटिव बनाना और चालू कर देना। ठीक वही स्थिति आपने कल इसमें सदन की कार्रवाई में देखी। सदन की कार्रवाई में जब एक जो प्रस्ताव है उसकी चर्चा जो है वहां पर पारित हो चुकी है लोकसभा में, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहां पर भी आपने प्रयास किया, इतना तनाव पैदा किया कि धनखड़ जी ने देखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसे में मेरे लिए तो मुश्किल होगा, क्योंकि नॉन कोऑपरेटिव विपक्ष है, विपक्ष का इतना दबाव, अननेसेसरी उत्पात, मतलब कोई तरीका है? आप जो है सबसे बड़े सदन में बैठे हुए हैं और उसके सांसद हैं, मगर जिस तरीके का बिहेवियर है वो मुश्किल पैदा करना। तो उन्होंने पूरा दिन काम करने के बाद में शाम को इसीलिए तो कहा कि इतने दबाव में काम करना मेरे स्वास्थ्य के हिसाब से मेरे लिए मुफीद नहीं है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसमें शर्म आनी चाहिए हमारे विपक्ष को कि अगर हमारा सभापति जो सबको सुनकर के एक अच्छी बैठक कराए, वहां पर तुम इतना तनाव दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुमराह करने की कोशिश करोगे, झूठे नैरेटिव गढ़ोगे, झूठ बोलोगे, गलत तरीके से अपमानित करोगे, मिमिक्रियां करोगे। आपने असम्मान करने में, इनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरीके से पेपर उड़ाना, वो तो बड़ा सवाल है कि पहले अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अभी इतना प्रेम जाग रहा है। नहीं, वो सवाल तो मैंने किया था सर, किया था। AK शर्मा, आपके पास आते हुए देखिए सवाल बड़ा साफ है कि अब देखिए उपराष्ट्रपति के लिए चुनावों की बात जो है वो भी कही जा रही है, चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में लग भी चुका है। आगे की सियासत आप इससे किस तरीके से देखते हैं? सियासत में देखिए, बात जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की इसके पहले भी हुई थी तो वहां पे भी विपक्ष ने बड़ी कोशिश की थी। खैर वो ठीक है, अच्छी बात है, पक्ष विपक्ष दोनों लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग जीते, उनके कैंडिडेट रहे डिफरेंट पोस्ट पे। लेकिन जहां ऑलरेडी प्रूवन रिकॉर्ड है, तो मुझे लगता है कि अब की बार भी अगर उपराष्ट्रपति का मनोनयन होगा, चुनाव वगैरह होगा, तो डेफिनेटली वो बीजेपी की तरफ से रहेगा। मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स जो रहा है वो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं खड़गे जी का रहा है कि, और ये बड़ा प्रोफेशनल रिस्पॉन्स है। मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि ये उनका इंटरनल मैटर है, वो लोग समझे इसमें कांग्रेस का कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। भाई हर पार्टी में कुछ ना कुछ इंटरनल जो है चेंजेस होते रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, आपका वर्क एलोकेशन चेंज होता है, जॉब शिफ्टिंग होती है, कोई किसी पोस्ट से किसी प्रकोष्ठ में जाता है। तो मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि देखिए, मुझे किसी एंगल 500 लॉजिक है, 500 एंगल है जी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उनके ऊपर प्रेशर था, ऐसे प्रेशर था, एकाएक क्यों इस्तीफा दे दिया, जो है 1 महीने पहले ढिढोरा पीट के इस्तीफा क्यों नहीं दिया। ढिढोरा तो पीट रहे थे जो अपने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, जो है भूतपूर्व जो है, जिन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, वो तो पिछले 3 साल से ढिढोरा पीट रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब, जो गरिमामय आदमी होता है, इंसान होता है, व्यक्तित्व होता है, धनखड़ जी एक उस तरीके के नेता नहीं है जिस तरीके से डिबेट में या जिस तरीके से पत्रकार बोल रहे हैं। बहुत लर्नेड रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोफेशनल रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद लॉ का उनका बैकग्राउंड है, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी पूरी लाइफ जो गुजरी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में बहस वगैरह बहुत डिसिप्लिन वे में और मर्यादित तरीके से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने की छूट नहीं है, लॉजिक की छूट नहीं है,
बिल्कुल, लेकिन मर्यादित तरीके से होता है, उच्छृंख तरीके से नहीं होता है कि जैसे नेता, प्रवक्ता या कोई भी एनालिस्ट या वो 50 एंगल से इस चीज को बोल रहे हैं। वो ठीक है, उनको टीआरपी वगैरह यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी। चलिए, आपके लेकिन प्रोफेशनल वे में ठीक है, आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी कुछ शिकायतें हो सकती हैं पत्रकारों से, डिबेट से, जो भी है आपका मैटर है। लेकिन सवाल सर ये भी है कि जब मानसून सत्र शुरू हुआ, पूरा निर्धारित किया गया था किस तरीके से उसे चलाना है। लोकसभा में ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं आई, लेकिन राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें रोका भी नहीं जाता, वो भी तब जब धनखड़ बहुत प्रसिद्ध है टोका टाकी करने के लिए। नहीं देखिए, और सरकार और जो है धनखड़ के बीच में दरार भी आ रही थी, ऐसा भी सुनने को मिला है। सुनने को तो ये भी मिला है कि पीएम मोदी के काफिले की गाड़ियां की उन्होंने मांग की थी। सुनने को तो ये भी मिला है कि जब वो 2 फोटो देखते थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, तो वो ये पूछते थे कि उपराष्ट्रपति का क्यों नहीं है। सुनने को तो ये भी मिला है कि संसद टीवी को वो बोलते थे वाइस प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संसद टीवी को बोलते थे, और दूरदर्शन के लिए बोलते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं आपको जवाब देता हूं। मेरा किसी से कोई राग द्वेष बैर नहीं है, चाहे पत्रकार हो चाहे नेता हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंटेलेक्चुअल को, अगर आप पत्रकार हैं तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, है कि नहीं है। मैं अगर आपको ये बोलूं कि इस मुद्दे पे बहस किया जाए कि रेगिस्तान में खोदो, 5 फीट नीचे ही पानी मिल जाएगा, तो कोई वहां खोदेगा या बहस करेगा। अच्छा, जो आपने डाउट क्रिएट किए कि सुनने को ये मिला, सुनने को वो मिला, देखिए इस लेवल पे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही आप जवाब दे दीजिए सर। जब वो राज्यसभा में बोलना शुरू करते हैं, उनको रोका नहीं जाता है, ये कैसा संदेश देता है, क्या संदेश नहीं देता नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या संदेश देता है। कोई अगर उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा है, हाईली लर्नेड पर्सन है, तो वहां डंडा लेके गाइड नहीं किया जाता है कि बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आएंगी और बोलेंगी कि क्लास 3rd 4th के बच्चों की तरह। ऐसे इतनी छूट उनको दी जाती है, चाहे पक्ष के फेवर में वो बोले, चाहे लेकिन नियम से बोले वो। लेकिन क्या वो नियम के अनुरूप बोल रहे थे? सवाल मेरा यही है ना सर। जब लोकसभा में सब नियम के अनुरूप चल रहा था, राज्यसभा में जब वो बोल रहे थे, क्या वो नियम के अनुरूप बोल रहे थे? देखिए, धनखड़ जी खुद हम लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे, खड़गे नियम के अनुरूप बोल रहे थे। मेरी बात सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। संविधान के हिसाब से या सदन के दोनों सदनों में देखा जाए, लोकसभा और राज्यसभा में, स्पेशली अगर धनखड़ जी के बारे में बोला जाए, तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोलूंगा कि हम लोगों से ज्यादा वो विज्ञ और विद्वान है। प्लस अगर वो नियम के हिसाब से नहीं बोल रहे थे, तो मैंने फिर ये बोला कि इतने मैच्योर लेवल पे डंडा लेकर के कोई नहीं आता है कि आप गलत बोल रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर गलत कोई कर भी रहा है तो अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोकसभा टीवी में देखिए ना, क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। आजम खान ने जो है, अब वो मैं पास में नहीं जाना चाहूंगा, अगर सदन को और जिम्मेदार लोगों को ये लगता है कि वो गलत बोल रहे थे, नियम के खिलाफ बोल रहे थे, मे भी पॉसिबल कुछ एक्शन होगा, वो हम वेट करेंगे उसका। ठीक है हरिनाथ जी, अब देखिए आपके तमाम सारे मुद्दे, छोटा सा कमेंट आपसे लूंगी। क्या धनखड़ का इस्तीफा भी एक बड़ा मुद्दा आप लोग आगे लेकर जाने वाले हो, हाँ और ना? जी, बस 1 मिनट हमको दीजिएगा। जैसा कि आपने कहा, और AK मिश्रा हमारे भाई कह नहीं, आप लेके जाने वाले, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास, आप लेके जाने वाले हो कि नहीं? जी जी जी, देखिए, ये जनता के मन में है कि उपराष्ट्रपति ने एकाएक इस्तीफा क्यों दे दिया। ठीक है, ये जनता के मन में है, ये आपने सोच लिया है, अब इसे मुद्दा बनाकर आप ले जाएंगे। बिल्कुल, आपका जवाब मिल गया है। समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये इस्तीफा अब सियासत का केंद्र बन गया है। सियासत में और कौन कौन से नए मोड़ इसे लेकर देखने को मिलते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता?